नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी वर्तमान की ई व्याख्यान माला संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को लेकर चल रही है और हमारे विगत ई व्याख्यान में हमने धारा 54 या सेक्शन 54 के बारे में चर्चा की थी और हमने ये जाना था कि विक्रय क्या है और विक्रय की परिभाषा क्या है। तो इसी क्रम में धारा 54 में हम आगे चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि धारा 54 के आवश्यक तत्व क्या हैं, या यूँ कहें विक्रय के आवश्यक तत्व क्या है। तो पहला जो तत्व आता है वो है अंतरण के पक्षकारों का अंतरण के समय सक्षम व योग्य होना। किसके लिए? अंतरण हेतु। यानी द पार्टीज ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी कॉम्पिटेंट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। यानी पक्षकार जो हैं वो योग्य और सक्षम होने चाहिए, तभी अंतरण हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। दूसरा बिंदु आता है स्वामित्व का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। स्वामित्व का अंतरण यानी सभी अधिकारों और हितों का पूर्ण तथा स्थायी रूप से अंतरण। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप मीन्स एब्सोल्यूट एंड परमानेंटली ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स एंड इंटरेस्ट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जो विक्रय है उसमें स्वामित्व का अंतरण हो रहा है, ये आपको सदैव ध्यान रखना है। उदाहरण देखें हम, जैसे बंधक करें, जैसे बंधक की बात करें, विक्रय और बंधक की फर्क अंतर पूछ लिया जाता है। तो विक्रय में तो होता है स्वामित्व का अंतरण और बंधक में होता है हित का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ केवल हित का अंतरण हो रहा है, ना कि स्वामित्व का अंतरण। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हित छोटा होता है और स्वामित्व अपने आप में बड़ा होता है। और इसी तरह से पट्टा या लीज, इसमें केवल उपभोग का अंतरण होता है, राइट टू एंजॉय होता है, ना कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट या ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो बंधक, विक्रय और पट्टा तीनों ही संपत्ति अंतरण अधिनियम में पढ़े जाते हैं और तीनों में ही अंतरण होता है, लेकिन अंतरण भिन्न भिन्न बातों का होता है। अगला बिंदु आता है कीमत या प्रतिफल, प्राइस और कंसिडरेशन, यानी निर्धारित धनराशि, फिक्स अमाउंट और मनी। यानी विक्रय के लिए प्रतिफल धन के रूप में ही होगा। यदि प्रतिफल धनराशि के रूप में ना हो तो कैसा हो सकता है? वस्तु के रूप में। और यदि प्रतिफल वस्तु के रूप में हो तो इसे क्या कहेंगे? क्या विक्रय कहेंगे? जवाब आता है जी नहीं, ये विक्रय नहीं होगा, ये विनिमय होगा, जिसे अंग्रेजी में एक्सचेंज कहते हैं। और अगला जो बिंदु है हमारा धारा 54 का अंतरण की विषय वस्तु। अंतरण की विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर। धारा 54 के संदर्भ में अचल संपत्ति आती है और चल संपत्ति के विक्रय में माल विक्रय अधिनियम लागू होता है। सेल ऑफ गुड्स लागू होता है इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है। अब हम बात करते हैं विक्रय का ढंग, सेल हाउ मेड। विक्रय धारा 54 दो तरह से बात करता है। पहला रजिस्ट्रेशन द्वारा या बाय रजिस्ट्रेशन, जहां मूर्त अचल संपत्ति जिसकी कीमत 100 रुपये या उससे अधिक हो, यानी 100 रुपये या उससे अधिक मूल्य की जो संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। और दूसरी बात आती है इसमें कब्जे की सुपुर्दगी, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ मूर्त अचल संपत्ति की कीमत 100 रुपये से कम हो। यानी जहाँ संपत्ति का मूल्य, अचल संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से कम हो, तो वहाँ पर केवल कब्जे की सुपुर्दगी द्वारा भी अंतरण हो सकता है। तो इस प्रकार हमने धारा 54 में विक्रय के बारे में पढ़ा और ये जाना कि विक्रय में किन किन बातों का समावेश है और विक्रय के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी आज की जो चर्चा है आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी
और आपसे पुनः आगामी ई व्याख्यान में भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।